आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानिए इतिहास के वैसे रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं, जिसे विशेषज्ञ सदियों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो औरतें दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन साल 1888 का वो समय था जब महिलाओं के बीच एक अजीब सा खौफ था, क्योंकि कोई था जो लंदन की सड़कों में दर्दनाक तरीके से मर्डर कर बॉडी के ऑर्गन्स को फैला कर चला जाता था। उसने 5 महिलाओं की सिर्फ छुरियों की मदद से हत्या नहीं की, बल्कि उनके पूरे शरीर के ऑर्गन्स को अलग अलग कर देता था, जिससे तो ये साफ पता लगता है कि इस हत्यारे को मानव शरीर रचना का पूरा जानकारी था। इस आतंक का शुरुआत 31 अगस्त 1888 को हुआ था, जब मैरी एन निकोलस का छत विछत शरीर लंदन की बक्स रो में मिला था। ये माना जाता है कि ये इनकी पहली शिकारी थी। उसके बाद एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोस। 28 सितंबर को लंदन के पुलिस को एक लेटर मिला था जो जैक द रिपर के नाम से साइन किया गया था, जिसमें उसने और हत्याएं करने की धमकी दिया था। इस हत्यारे का डर उस समय इतना बढ़ गया था और साथ ही अफवाहें भी उड़ने लगी थी कि रिपर अपने छुरे को काले रंग के बैग में लेकर घूमता है, जिस वजह से लंदन की सड़कों में जो कोई भी काले रंग का बैग लिया हुआ दिखता, लोग उस पर हमला कर देते थे, जिससे राइट्स जैसा माहौल भी बन गया था। रिपर का अगला या फिर कहें कि आखिरी शिकार मैरी जेनेट कैली बनी, जो 25 साल की एक आकर्षक लड़की थी। रिपर का जिस तरह से आतंक शुरू हुआ, ठीक उसी तरह से अचानक उसका आतंक खत्म भी हो गया, लेकिन 120 साल बाद मर्डरर का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। तो ये कहां से पता चलेगा कि उसने इन 5 महिलाओं की हत्या आखिर क्यों की थी। मलेशियन 370 फ्लाइट। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 8 मार्च 2014 को अपने तय समय में कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना बीजिंग के लिए रवाना हुई। टेक ऑफ होने के 38 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पायलट से बात हुई थी। उस समय वो साउथ चाइना के पास थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो रडार से गायब हो गई और कुछ मिनट बाद ही मिलिट्री के रडार ने इस प्लेन के सिग्नल को कैच कर लिया। वो उस समय रास्ता भटक कर मलय पेनिनसुला और अंडमान सी के पास थी। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स हवा में ही कहीं गायब हो गए और इस लापता जहाज़ को ढूंढने का काम शुरू किया गया। कहा जाता है कि ये सबसे महंगा प्लेन सर्च मिशन था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगने की वजह से उन सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना के हफ्ते भर बाद में ही कई तरह की कहानियां बननी शुरू हो गई। हो सकता है इंजन खराब होने की वजह से पायलट ने आत्महत्या कर लिया होगा, प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा, और अगर वो समुद्र में गिर गया था तो उसका कोई तो पुर्जा पानी में खोजने पर वो कहीं तो मिलता। और इसी के साथ ये सबसे रहस्यमय प्लेन दुर्घटना बन गया। एरिया 51। एरिया 51 दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है। उड़न तश्तरी, अलौकिक प्राणियों से जुड़ी कई कहानियां यहाँ प्रचलित है। पहली बार ये जगह एरिया 51 दुनिया की नज़र के सामने तब आया जब रॉबर्ट लजार ने लॉस वेगास रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने यहाँ काम किया है और ये भी कि यहाँ एलियंस का आना जाना होता है। एलियंस से जुड़े अध्ययन और तो और उड़न तश्तरी भी यहीं रखा जाता है। एरिया 51 कोई नया जगह नहीं है। 1955 में मिलिट्री के काम के लिए इसे बनाया गया था, जहाँ प्रशिक्षण किया जाता है। इस जगह का नाम वहाँ के प्रेसिडेंट को भी लेना मना है, लेकिन 2013 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मजाक में ही एरिया 51 का नाम पब्लिकली ले लिया था। वहाँ आम आदमी तो दूर, खास आदमी में भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति है। वैसे तो कई सारी थ्योरीज और कहानियाँ इस जगह से जुड़ी हैं, लेकिन कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे नासा का चांद पर उतरने की कहानी। लोग कहते हैं कि नासा का चंद्रयान कभी चांद पर उतरा ही नहीं था, बल्कि उसे यहीं एरिया 51 में ही फिल्माया गया था। और दूसरा, चूँकि ये जगह टेस्टिंग का काम आता है, तो अलग अलग तरह के फ़्लाइट्स को लैंड और टेक ऑफ करते हुए देखा जाता है। अलग अलग शेप और हाईटेक होने की वजह से लोग इसे यूएफओ से जोड़कर देखते हैं। इसे कभी सीक्रेट बेस कहा तो नहीं गया, लेकिन वहाँ जो कुछ भी होता है उसे बहुत बड़ा राज समझा जाता है। यहाँ आसपास कई छोटे शहर हैं जो बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। खासकर यूएफओ देखने के शौकीन लोग तो यहाँ ज़रूर आते हैं। 28 जनवरी 2019 को एक आदमी सिक्योरिटी चेक पॉइंट को पास करते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता ही जा रहा था। उससे रुकने को वहीं कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं और उसे शूट कर दिया गया और मौके पर भी उसकी मौत हो गई थी। श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ये एक लिनेन का कपड़ा है जो पूरी दुनिया का सबसे पवित्र कपड़ा है। दरअसल इसे होली श्राउड या पवित्र कफन कहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह की हत्या होने के बाद इसी 4.3 मीटर कपड़े से उनके शरीर को ढका गया था। इस कपड़े में 2 भूरी धुंधली सी छवि दिखती है जो एक इंसान के आगे और पीछे हिस्से को दिखा रहा होता है। जब इसे स्कैन किया गया तब जो सामने आया उसने लोगों के यकीन को और बढ़ा दिया। एक बूढ़े व्यक्ति की शरीर जिसकी आंखें धसी हुई थी, 5 फुट 7 इंच लंबाई, सर पर कांटों के निशान, पीठ पर घाव जैसे कोड़े मारने पर होता है और कंधों पर चोट के निशान, और ये सभी खून के दाग हैं। इन सभी सबूत को देखकर लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह के मृत शरीर को इसी कपड़े से ढका गया था। जानकार इसकी शुद्धता को अपने अपने तरीके से सही या गलत साबित करने में लगे हुए हैं। 1389 में जब इसे एक एग्जीबिशन पर लगाया गया था तब वहाँ के लोकल चर्च के फादर ने इसे नकली कहा था और कहा कि इसे किसी पेंटर ने बड़ी चालाक ढंग से पेंट किया है। जांच में पता चला कि ये 1260 से 1390 के बीच इस कपड़े को बनाया गया था और ये खून है या कोई रंग ये साफ नहीं हो पाया है। दैटलॉफ पास इंसिडेंट। फरवरी साल 1959। मौसम बिल्कुल साफ था। 9 रशियन हाइकर्स उराल पहाड़ में चढ़ाई करने गए, लेकिन वो लोग अपने चढ़ाई के दौरान पहले स्टॉप से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए। उससे पहले उन सभी की मौत हो गई थी। 1 या 2 फरवरी वो सभी लोग अपनी टेंट में रुके हुए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था कि उन सभी को जैसी तैसी हालत में टेंट छोड़कर भागना पड़ा था, जबकि बाहर का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस के करीब था। पूरा 1 महीना लगा था उन सभी के मृत शरीर को ढूंढने में। सोवियत अधिकारी ने जांच पड़ताल के बाद कहा कि उन सभी की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी, यानी बहुत ठंड की वजह से, और 3 की शारीरिक प्रताड़ना की वजह से, यानी टॉर्चर कर। उनमें से 1 का खोपड़ी बुरी तरह से फूटा हुआ था, 2 लोग की आंखें नहीं थी और 1 का जुबान और 1 का आईब्रो गायब था। अब इस ग्रुप के नाम पर इस दैटलॉफ पास का नाम रखा गया है और ये इनका मेमोरियल है। इसके बाद कई तरह की थ्योरी सामने आई कि हो सकता है इनकी मौत एवेलांच, ज़्यादा ठंड, जानवरों का हमला, मिलिट्री का ये काम हो सकता है। रशिया ने इस इन्वेस्टिगेशन को 2019 में फिर से खोला और नतीजा ये सामने आया, उन सभी की जान भारी बर्फ़ की तूफान, एवेलांच यानी पहाड़ों में जो भूकंप आता है उसकी वजह से हुई होगी। बिना किसी चेतावनी की वजह से जो एक जूते या बिना जूते के मोजे में ही टेंट के चेन को खोलने के बजाय टेंट को चाकू से काट कर बाहर निकलकर भागने लगे, यानी एवेलांच या एक बहुत बड़ी तूफान ने ये तबाही मचाई थी और जान ले ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या बचा। इसमें रहस्य ये है कि अगर मौत एवेलांच की वजह से हुई थी तो उनके शरीर को तो बर्फ़ के काफ़ी नीचे मिलना चाहिए था, जबकि उनमें से कुछ के शरीर में तो थोड़ा सा ही बर्फ़ था। दूसरा सवाल ये कि वहाँ आसपास के आदिवासी लोगों ने कहा था कि उन्होंने मिलिट्री के फ़ौजियों को वहाँ देखा था। तो ऐसा क्या था कि 9 लोगों ने देख लिया कि मिलिट्री को बीच में आना पड़ा और शरीर मिलने के बाद उन्हें तुरंत दफन कर दिया गया, जबकि उनके माँ बाप ऐसा नहीं चाहते थे। कई ऐसे सवाल इस हादसे से जुड़े हैं जो इसे रहस्यमय बनाता है। द नाज़का लाइन्स। पेरू के दक्षिण दिशा में बना ये नाज़का लाइन्स 2000 से भी पहले साउथ अमेरिका के नाज़का संस्कृति वालों ने इसे बनाया था, और ये कोई आम लाइन नहीं है। हर पिक्चर कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में उकेरा गया था, और चूंकि ये इतना बड़ा है तो आप इसे यूं ही ज़मीन पर खड़े होकर तो देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसका खूबसूरत सा नज़ारा ऊंचाई से ही देखकर आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ 800 से भी ज़्यादा सीधी लकीर है, जिसमें कुछ का तो लंबाई 48 किलोमीटर तक भी है, और 300 से अधिक डिज़ाइंस हैं जिसमें त्रिकोण, तीर, जिगजैग, मकड़ी, कैक्टस का पौधा, बंदर, वेल, बतख, फूल, पेड़, छिपकली और कुत्ता भी सब कुछ बना हुआ है। और ये सब कुछ 12 से 15 इंच खुदाई कर ऊपर सतह की लाल मिट्टी को हटाकर बनाया गया था। और चूंकि ये इलाका धरती के कुछ सबसे सूखे जगहों में से एक है, इस वजह से आज 2000 साल बाद भी ये वैसे का वैसा ही है। लेकिन जिस बात पर रिसर्चर्स आज भी उलझे हुए हैं वो ये कि आखिर इसे बनाने का मकसद क्या था। इतने बड़े आकार के पिक्चर को तो कोई यूं ही तो नहीं बना सकता है ना, और इतनी खूबसूरती से बिना किसी आज के फॉर्मूला को यूज़ किए आखिर कैसे। कुछ इसे एलियन से जोड़कर देखते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट इवान वैगनर। वो कहते हैं कि ये एलियन के उतरने का जगह होगा, तभी तो ये स्पेस से भी देखा जा सकता है। वोइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, दुनिया का सबसे रहस्यमय मैन्यूस्क्रिप्ट, जो आज येल यूनिवर्सिटी के कई सारे रहस्यमय किताबों के बीच एक लौता पीस रखा गया है। कहा जाता है कि ये साल 1420 में लिखा गया था। 240 पन्ने, पत्ते, पेड़, सूरज और अजीबोगरीब कई तरह की पेंटिंग्स
और महीन बारीक लिखावट। इस बुक को वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि कोई इसे पढ़ या समझ नहीं सकता है। साल 1912 में ये बुक इटली के पॉलिश किताब बेचने वाले विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथों लगा और वो इस बुक को देखकर आश्चर्य हो गए और साथ ही उत्सुक भी कि आखिर इन सभी चीज़ों का मतलब है क्या। और इस उत्सुकता में वो इसे यूएसए लेकर पहुंच गए और तब से लेकर आज तक एक्सपर्ट्स इस बुक में उलझे हुए ही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़रूरी है ये बुक कोई ओरिजिनल बुक हो, किसी ने इसे यूं ही लिख दिया होगा। तो ज़रा गौर से सोचिए, 240 पन्ने, हर पन्ने में खूबसूरत हैंडराइटिंग, और वो भी एक तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और साथ में ये सारे पेंटिंग्स। इन क्रिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे नए भाषा बनाने के लिए ये बुक को बनाया गया होगा, या फिर खुद इसे वॉयनिच ने लिखा होगा, या फिर इटालियन कोई जादूगर, या मार्स से आए हुए लोग। बहुत तरह की अफवाहें हुई। इस किताब की लिखी हुई बातें अपनी भाषा में बदलने की कोई भी कोशिश नाकामयाब ही रही, क्योंकि इसमें लैटिन भाषा, अरेबिक, नंबर्स और कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी भी भाषा में नहीं पाया जाता है, और इसलिए सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इस किताब को टीवी शोज़, किताबों, गानों, वीडियो गेम्स में भी डाला जा चुका है, ताकि कोई तो हो जो इस भाषा को पढ़ या समझ सके और इस किताब की पहेली को सुलझा सके। खजाने का नक्शा, कॉपर स्क्रॉल। कुमरान की गुफाओं में खोजबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को तांबे का 2 रोल्स मिला। चूँकि इस तांबे का हाल बहुत खस्ता हो चुका था तो उसे वहाँ खोला नहीं गया, और इसे इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्को एलेग्रो ने कहा कि इसे खोलने से इसमें लिखी गई शब्द बर्बाद हो सकती है। इस वजह से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे 23 टुकड़ों में काट दिया गया और फिर तुरंत उसकी लिखावट को दूसरी जगह लिख दिया गया। इसकी लिखावट मिशनाइक हिब्रू के जैसी है, लेकिन सही तरीके से कोई इसे पढ़ नहीं सकता है। करीब 25 से 75 सी के बीच इसे छेनी और हथौड़े की मदद से उकेरा गया था। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इसे एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो इसे पढ़ना या लिखना नहीं जानता था। उसने बस इसे एक जगह से दूसरी जगह छापा है, तभी इसे पढ़ना इतना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसमें 64 जगहों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें 63 जगहों में सोना और चांदी से भरा खजाना जो हज़ारों केजी का है। वो इतना है कि किसी एक राजा का नहीं बल्कि कई राजाओं का खजाना है, यानी कई अरबों का खजाना। और कुछ मानते हैं कि ये बरकोख्बा का खजाना है, जिसने 132 सी में रोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन जब तक ये खजाना दुनिया के सामने नहीं आता, इस बात पर बहस करना बेकार है कि ये किसका था। लेकिन अगर ये कॉपर स्क्रॉल की बात सच है तो ये खजाना इतना अधिक है कि आंखों को चकाचौंध कर देगा। मिल्विना डीन अपनी माँ और भाई के साथ लाइफ बोट में बैठी, और उनकी लाइफ बोट सबसे पहली थी जो टाइटैनिक से नीचे लॉन्च की गई थी, और पीछे बेचारे डीन उस डूबती जहाज के साथ समुद्र में डूब गए थे, क्योंकि उन्हें